शरद भाई से मैं अगर राजन साहब शरद भाई से एक ले लूं टिप्पणी, माफ कीजिएगा शरद भाई, बीजेपी की 400 पार का नारा जो है वो दक्षिण पे बहुत कुछ लोग साउथ में के बहुत से राज्यों में वो कर रहे हैं, मुझे तो कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मोदी जी पिछले एक हफ्ते से दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं, वो तमिल समागम और क्या क्या किए थे उन्होंने काशी और उसके बीच में, आपको कहीं पे भी वो टूटता नजर आ रहा है कि नहीं नहीं तमिलनाडु से या कहीं? कर्नाटका में इनकी, मैं इसलिए याद दिलाने के लिए, 28 में 25 सीटें थी जो इस बार कम होने की उम्मीद है, और तेलंगाना में 17 में 4 थी। आपको लग रहा है कि दक्षिण का कोई भी राज्य मोदी जी को सीट की दृष्टि से, लोकसभा की सीट की दृष्टि से, वोट परसेंटेज की बात अभी छोड़ दिया जाए, सीट की दृष्टि से कुछ लाभ देने वाला है? और मुझे लगता है शरद भाई आपका एक ओवरऑल टिप्पणी, जो कितनी तैयारी एनडीए की 2024 के इलेक्शन को लेके है और सीट को, खास करके सीट के गठबंधन को लेके इत्यादि, शरद भाई। मुझे लगता है आनंद जी, तैयारी से ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, और थैंक्स टू मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उनका पूरा उनके टूल की तरह काम करता है। वैसे भी हिज मास्टर्स वॉइस कहे तो ज्यादा अच्छा है, तो वो जो है वो माहौल बिल्ड कर रहा है। ये 400 पार का नारा भी माहौल बनाने के लिए है, क्योंकि ये इंप्रेशन देना कि देखिए इतना तो हमारे आ ही रहा है, ये इसमें दो फायदे हैं। एक तो माहौल बनता है कि देखिए हमारे तो बिल्कुल आसमान पे हैं, हम बैठे हुए हैं और ये सब तो छुटभइये हैं, हम तो जीत ही रहे हैं, लेकिन हमें 400 पार का नारा। दूसरी तरफ इसमें एक ये भी है, फ्लिप साइड ये भी है कि यदि ईवीएम्स में गड़बड़ होती है, जो कि बहुत से लोग मानते हैं आज की डेट में, और हमने आपने देखा है कि हैकिंग नहीं लेकिन मैनिपुलेशन होता है, हो सकता है, अगर वो करके भी जीतते हैं तो कहने को होगा हम तो पहले से ही कह रहे थे। तो ये जो है वो एक पेशबंदी भी है और माहौल बनाने का एक तरीका भी है, जो रियलिटी में नहीं है, और रियलिटी से हट करके काम करना का नाम है नरेंद्र मोदी। और ये जो कर रहे हैं साउथ में, आपने देखा खाली ये नहीं किया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से अपना भाषण भी तमिल में इंस्टेंटली जो वो होता जाता है ट्रांसलेट, वो यूज किया गया है। उसमें उनका एक भाषण में सुन रहा था तो पूरे तमिल में है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं उनका जीतने का। तमिल समागम तो बनारस में आपने देखा कितने दिनों से चल रहा है, पूरा उन्होंने तो यहां तक कर दिया, देखिए साउथ को इंप्रेस करने के लिए जो कोई आदमी शायद नहीं करता, कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया का नहीं करता, उन्होंने रामचंद्र जी का रंग बदल दिया। अयोध्या में जो राम की मूर्ति लगाई गई, वो राम की मूर्ति वैसी विश्व में कहीं नहीं है, क्योंकि काले रंग के राम आपने भी नहीं देखे होंगे, हमने भी नहीं देखे। अव्वल तो राम मंदिर बहुत कम होते हैं, देश में भी बहुत कम है, हनुमान जी के मंदिर होते हैं, शिव जी के होते हैं, कृष्ण के होते हैं। तो इन्होंने पता नहीं कहां से, और इसी उद्देश्य से लगता है, क्योंकि और कोई वजह नहीं थी कि रामचंद्र जी को काला पेंट कर दिया जाए, काले स्टोन में बनवाया, और लुक भी जो है वो बालाजी ज्यादा लगते हैं, रामचंद्र जी कम लगते हैं। आप देख लीजिए उस तरीके की कोई दूसरी मूर्ति हो देश में कहीं पे भी, वो नहीं मिलेगी आपको, रामेश्वरम में भी नहीं मिलेगी उस तरीके की। तो ये पूरा पैटर्न जो है ना इनका, इनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, इसमें ये कुछ भी कर सकते हैं। न्यू बॉर्न राम के बजाय वो 5 साल के राम ले आए, और वो लेके आए, जबकि हकीकत ये है कि राम हमें आपको लेके आए और हम आपको लेके भी जाएंगे, उनको भी लेके जाएंगे, लेकिन ये पब्लिसिटी है। तो ये सारी चीजें हाइप करी जा रही हैं इस उद्देश्य से कि ऐसा कहानी बन जाए कि बस वो तो सबसे आगे हैं, बाकी तो सब लोग सिर्फ नाम की फॉर्मेलिटी है, चुनाव हम तो स्वीप कर रहे हैं। और ये चीज एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि साउथ में जो जहां पे इनकी पकड़ नहीं है, और कोई निश्चित रूप से जो पिछली बार के आंकड़े थे जो भी आपने बताए उससे कम होने वाले हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो। जबकि बड़े गाथा गाई जा रही है केरल के बारे में कि उन्होंने बहुत वहां पे वो कर दिया है, डेंट कर दिया है, और इस बार वो केरल में भी सीटें जीतेंगे। होने वाला नहीं, क्योंकि बीजेपी का और आरएसएस का जो स्टाइल है वो झूठ पे बहुत आधारित रहता है उनका कैंपेन, और झूठ को इस कदर इस हद तक ले जाते हैं कि जब तक झूठ चलता रहता है, जब तक लोग उसे सच ना मानने लगे। ये एक स्ट्रैटेजी है, पार्ट ऑफ, और ये उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा भी है आरएसएस की।
तो उसी को फॉलो करते हुए ये कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है जिस तरीके के अलायंसेस कर रहे हैं। आपने देखा वो पीएमके से किया है इन्होंने। महाराष्ट्र में तो ये हालत है कि राज ठाकरे तक को जोड़ लिया, जिसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं रह गई। और जगह पार्टियां तोड़ना, छोटी छोटी पार्टीज को जोड़ना, ये दिखलाता है कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जबरदस्त है। और दूसरा, क्योंकि उनका जो इससे खाली इसलिए नहीं कि बीजेपी की सरकार बन जाए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी का सपना तीसरी बार प्रधानमंत्री का बन के इतिहास क्रिएट करने का, वो पूरा, ये मेगालोमेनिया दिखाता है। जी, मैं शरद भाई, आप हैं इसलिए मैं बहुत संक्षेप में, मतलब समय बिल्कुल लास्ट समय तो बहुत कम है। हाँ शरद भाई, आपसे, क्योंकि आप हैं और मैं उसका फायदा उठा लूं, यूपी में आपको कितनी तैयार बीजेपी नजर आ रही? क्योंकि उनके जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं संतोष गंगवार और मेनका गांधी, 8-8 बार के सांसद, द सीनियर मोस्ट सांसद ऑफ बीजेपी, उनकी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या होगा नहीं पता है। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे पता नहीं है। मतलब बहुत से इफ एंड बट हैं। बीजेपी आपको कितनी चाक चौबंद नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस पे सिर्फ, शरद भाई? देखिए बीजेपी थोड़ी बिल्कुल सही माने में कहा जाए तो जिस तरह की मुस्तैदी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। लेकिन उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है आनंद भाई कि दूसरी साइड में भी उतनी ही शिथिलता है। तो इस वजह से बीजेपी वाले इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे वेट कर रहे हैं कि अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, जो जो कांग्रेस की एक जमाने की किसी जमाने की सीटें रही हैं, तो उनपे कोई अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो बीजेपी वाले स्ट्रेटेजिकली भी इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा मुझे, क्योंकि उन बीजेपी के, ये फैक्ट है कि बीजेपी के दफ्तर में काफी हेक्टिक एक्टिविटी दिखती है और हलचल है खूब। और क्योंकि, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल ये है कि जो स्टेट लीडरशिप है उसके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, डिसीजन दिल्ली से ही होना है, ये सब डमीज हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सबको सब में सर आम धारणा है कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है योगी आदित्यनाथ और दिल्ली वालों में के बीच में, उसके पीछे उनकी चाहे महत्वाकांक्षा हो चाहे और वजह हो, तो उन इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो साफ साफ दिखती है। डिले का कारण ये भी हो सकता है और ये होगा भी, मेन कारण ये भी होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा अब ये विद इन अ वीक दोनों साइड्स की डिटेल्ड लिस्ट आ जानी चाहिए। क्योंकि इसमें थोड़ा इस बात की जरूर कमी दिखती है कि कांग्रेस और ये अखिलेश की पार्टी दोनों में अभी काफी शिथिलता है, कमी है, एक्टिविटी नहीं है जो कि जिस तरह की होनी चाहिए। और बीजेपी को, इसलिए बीजेपी की डगर आसान हो जाती है क्योंकि विपक्ष कमजोर है, जी, इसलिए नहीं कि बीजेपी कोई बड़ी भारी कारनामा कर दे।